इन लोगों के द्वारा सुनियोजित तरीके से अपने डम्मी के रूप में और बाहरी बहुत सारे बोकस वोटरों को बनाकर उस नाम की जब छटनी हो रही है तो इनको अंदर से एक बेचैनी आ रही है। अब मैं दूसरी बात आपको एक बताना चाहता हूं कि हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का 2 दिन पहले दौरा था, जिन्होंने स्पष्ट अपने मंचों से कहा कि मैं अपने देश के किसी भी या प्रदेश के किसी भी व्यक्ति का हक किसी दूसरे देश या प्रदेश के लोगों को नहीं लेने दूंगा। तो उसके प्रति इसलिए यह कार्य को की जा रही है क्योंकि जो भी वहां के स्थायी लोग हैं वो वोट दें और वोट देकर अपनी सरकार को चुनने की प्रक्रिया को पूर्ण करें। राजकुमार जिन्हें राहुल गांधी कहा जाता है और हमारे प्रदेश के राजकुमार जिन्हें तेजस्वी यादव कहा जाता है, लोकतंत्र में इनकी पूरी तरीके से हार हो चुकी है। जनता इन्हें तत्कालीन इनके यात्रा के दौरान ही रोहतास जिला से इनकी यात्रा आरंभ हुई। आपके नेशनल चैनल पे, बहुत सारे चैनलों पे इन्होंने 2-3 व्यक्तियों को खड़ा करके डिबेट कराया, वीडियो बनवाया। लेकिन ये इनकी यात्रा वहां से गुजरने के बाद ही इनके की हुई डिबेट की महिला ही उसी न्यूज चैनल पे आके कहती है कि मुझे जबरन अपने किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा ले जाकर यह बात या कुरीत कहने के लिए कहा गया था। अब आप बताएं कि उस वीडियो में कितनी सच्चाई है। सबसे बड़ी बात मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं सुरजीत जी कि यह सुनिश्चित आखिर कैसे होगा कि सुरजीत जी वोट बीजेपी को देने वाले हैं और शंकर चौहान जो है वो लालटेन को देने वाले हैं। ये ऐसा प्रतीत किसी को देखकर और किसी को समझकर नहीं किया जा सकता। नमस्कार, मैं सुरजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं दोस्तों द लोकसभा। दोस्तों, लोकसभा की टीम जहानाबाद पहुंच चुकी है। जानने निकले हैं कि आखिर जिस तरीके से बिहार में मुद्दा बनाया जा रहा है कि वोट चोर गद्दी छोड़ का जो नारा लगाया जा रहा है कितना सही और कितना गलत है। अभी हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के प्रवक्ता रविशंकर चौहान जी। उनसे जानें कि आखिर कन्हैया कुमार हो, तेजस्वी यादव हो या राहुल गांधी हो, जो तमाम नारे लगा रहे वोट छोड़ गद्दी छोड़ और 1300 किलोमीटर जो यात्रा लेकर निकले हैं, कितना सही साबित होने वाला है और कितना इस जनता इस बीच आने वाली है। कहा यह भी जा रहा कि एक तरीके से गुमराह किया जा रहा है, संविधान खतरे में डाला जा रहा है, इलेक्शन कमीशन वोट की चोरी कर रही है। यह भी कहा जा रहा है कि बीजेपी और इलेक्शन कमीशन दोनों मिल करके गठजोड़ कर रही है वोट चोरी करने के लिए। तो हमें लगा बीजेपी प्रवक्ता से जानना चाहिए रविशंकर जी से, जिस तरीके से आरोप लग रहा है कि बीजेपी और इलेक्शन कमीशन एक ही ऑफिस में बैठ करके मीटिंग करती है, उसके बाद अलग अलग बयानबाजी करती है। रविशंकर जी, आप हमें बताएंगे कि वोट चोर गद्दी छोड़ का जो नारा लगाया जा रहा है बिहार में कितना इम्पैक्ट डालने वाला है। सबसे पहले तो सुरजीत जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने चैनल पर हमें इस ज्वलंत मुद्दे पर बोलने का अवसर दिया। इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया और आभार। आप हमारे मगध की पावन धरती जहानाबाद जिले में हमारे आवास पर इंटरव्यू लेने के लिए आए, इसे भी तहे दिल से स्वीकार कर मैं आपका अभिनंदन वंदन करता हूँ। आइए अब आते हैं मुद्दे की बात पे। अभी जो आपने बार बार कहा कि वोट चोर गद्दी छोड़, तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं पॉइंट टू पॉइंट कि देश के राजकुमार जिन्हें राहुल गांधी कहा जाता है और हमारे प्रदेश के राजकुमार जिन्हें तेजस्वी यादव कहा जाता है, लोकतंत्र में इनकी पूरी तरीके से हार हो चुकी है। जनता इन्हें नकार चुकी है। ये इसे स्वीकार करने को तैयार ही नहीं हो रहे हैं कि मेरा राजकुमारपन गया या लोकसभा या तो जनता के बीच में मेरी पैठ समाप्त हुई। ये जबरन किसी भी तरीके से किसी भी मुद्दे को उछालकर सत्ता के लोभी लोग सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं। अब रही बात कि ना इनके पास शब्द का मर्यादा है, ना इनके पास अपनी कोई मर्यादा है। लेकिन आरोप लग रहा है ना कि जिस तरीके से जो मृत घोषित कर दिया गया हो, वो औरत सामने खड़ी है, एक ही एड्रेस पे 200 लोगों का नाम सामने आ जा रहा है। चाहे कई लोग राहुल गांधी से खुद बात कर रहे हैं मीडिया में जाकर के और उनसे इंटरव्यू भी हो रहा है, उसका वीडियो भी वायरल किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि देखिए मृत घोषित कर दिया गया है, लेकिन महिलाएं सामने खड़ी है। अभी तत्कालीन इनके यात्रा के दौरान ही रोहतास जिला से इनकी यात्रा आरंभ हुई। आपके नेशनल चैनल पे, बहुत सारे चैनलों पे इन्होंने 2-3 व्यक्तियों को खड़ा करके डिबेट कराया, वीडियो बनवाया। लेकिन ये इनकी यात्रा वहां से गुजरने के बाद ही इनके की हुई डिबेट की महिला ही उसी न्यूज चैनल पे आके कहती है कि मुझे जबरन अपने किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा ले जाकर यह बात या कुरीत कहने के लिए कहा गया था। अब आप बताएं कि उस वीडियो में कितनी सच्चाई है। ये भी कहा जा रहा है कि एक तरीके से एक ही एड्रेस पे 200 लोगों का नाम सामने आना, फिर वोट काटा जा रहा है, सिर्फ आरजेडी और जो महागठबंधन के वोटर्स है उनका काटा जा रहा है नाम, क्योंकि ताकि बीजेपी और जेडीयू सरकार बना ले वापस फिर से। ये आरोप लगाया जा रहा है इस तरीके से। सबसे बड़ी बात आपको जैसे सीवान में सबसे ज्यादा काटा गया था, उस पर कहा गया कि सिर्फ वोट उसी का काटा जा रहा है जो आरजेडी और महागठबंधन को वोट देने वाले लोग हैं, उनको बीएलओ के माध्यम से सरकार अपने सिस्टम में घुस करके ये काम कर रही है। सबसे बड़ी बात मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं सुरजीत जी कि यह सुनिश्चित आखिर कैसे होगा कि सुरजीत जी वोट बीजेपी को देने वाले हैं और शंकर चौहान जो है वो लालटेन को देने वाले हैं।
ये ऐसा प्रतीत किसी को देखकर और किसी को समझकर नहीं किया जा सकता। इन लोगों के द्वारा सुनियोजित तरीके से अपने डम्मी के रूप में और बाहरी बहुत सारे बोकस वोटरों को बनाकर उस नाम की जब छटनी हो रही है तो इनको अंदर से एक बेचैनी आ रही है। अब मैं दूसरी बात आपको एक बताना चाहता हूं कि हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का 2 दिन पहले दौरा था, जिन्होंने स्पष्ट अपने मंचों से कहा कि मैं अपने देश के किसी भी या प्रदेश के किसी भी व्यक्ति का हक किसी दूसरे देश या प्रदेश के लोगों को नहीं लेने दूंगा। तो उसके प्रति इसलिए यह कार्य को की जा रही है क्योंकि जो भी वहां के स्थायी लोग हैं वो वोट दें और वोट देकर अपनी सरकार को चुनने की प्रक्रिया को पूर्ण करें। तो जो इस तरीके से जो यात्रा 1300 किलोमीटर का चल रहा है, क्या ये इम्पैक्ट डालने वाला है विधानसभा चुनाव में? मैं आपको कहा यह भी जाना कि सबसे बड़ा मुद्दा साबित होगा वोट चोरी का, क्योंकि जनता समझ चुकी है कि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी मिलकर के चुनाव हर जगह जीत जाती है। जब कहा जा रहा है महाराष्ट्र का खेला बिहार में होने वाला है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, यहाँ तथाकथित जो भी विपक्ष है और यहाँ के राजकुमार तेजस्वी जी और माननीय राहुल गांधी जी जिनका ये यात्रा चल रहा है, ये बहुत जोर शोर से कहते हैं इन लोग में आपस में एक प्रतिस्पर्धा है। आप हर चैनल आप हर पार्टियों को कवरेज करते होंगे। मैं आपको एक बहुत सी सूक्ष्म तरीके से समझा देने की कोशिश करता हूं कि बहुत गर्व से कहते हैं हमारे लालू यादव और आरजेडी के लोग कि एम बाई समीकरण है, जो मेरा समीकरण है उस पर मेरी पकड़ है। ठीक है, तो इन्होंने अपने जब भी अपने सरकार में किसी भी तरीके का ना इन्होंने एम के लिए कार्य किया और ना बाई के लिए कार्य किया। अब ये दोनों में एक प्रतिस्पर्धा चल चुकी है क्योंकि ये एसआरआई के बहाने यह राहुल गांधी दिखाना चाहते हैं कि मैं मुस्लिमों का बहुत बड़ा हितैषी हूं, मैं एक राजकुमार होने के बावजूद भी मैं उस मुस्लिम समुदाय के लिए पैदल यात्रा कर रहा हूं। अब वहां होड़ है तेजस्वी यादव जी में और राहुल गांधी जी में। हम लोग से तो कोई कंपटीशन ही नहीं है, यहाँ राहुल गांधी बनाम तेजस्वी यादव है। लेकिन ये भी तो कहा जा रहा है कि दोनों मिलकर के वोट साधने में साबित होंगे और सरकार भी बना लेंगे, क्योंकि इवाओ फेस मुद्दा बना हुआ है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, शराबबंदी का मामला है, तमाम मुद्दे को साथ कवर करते हुए चल रहे साथ में। और उनका जो अगर राजनीति चलता है उसके साथ भी मैं एक चीज आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अभी बिहार प्रदेश की चुनाव होने वाली है, इसलिए मैं बिहार प्रदेश के चुनाव की बात करता हूं। बिहार प्रदेश के जो मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी हैं, जो अभी सत्तासीन है, मैं विपक्ष को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि उनके पास सत्ता के विरुद्ध किसी भी तरीके का कोई भी कारण बताओ या किसी भी तरीके का आरोप नहीं गठित है। मैं चैलेंज करता हूं कि व्यक्तिगत रूप से माननीय नीतीश कुमार जी पर व्यक्तिगत भ्रष्टाचार और व्यक्तिगत परिवारवाद का कोई भी आरोप वो साबित कर दें। साबित करना अलग बात है, लेकिन आरोप तो लग रहा है कि भ्रष्टाचार बढ़ गया है बिहार में, शराबबंदी पर लागू अच्छे से काम नहीं हो पाया है, फिर जिस तरीके से बालू माफिया पैदा हो गया बिहार में, मतलब अलग अलग तरीके से लोगों को बरगलाया जाए। फिर गुंडा राज, जंगल राज 2.0 भी कहा जा रहा है, गोपाल खेमका मर्डर, पारस हॉस्पिटल में मर्डर हो जाना। पहले देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये मानते कि जंगल राज 2.0 आ गया बिहार में? नहीं, मैं नहीं मानता हूं। कहीं भी किसी भी राज्य में अपराधी अपराध करेंगे, अपराधी अपराध की घटनाओं को अंजाम देंगे, लेकिन जो सत्तासीन सरकार होगी इसकी काम होती है कार्रवाई करना। पहले की जो सरकार थी माननीय लालू यादव जी का, उनके सरकार में सत्तासीन अपराधी हुआ करते थे। मैं इस मान को मानता हूं कि आए दिन अपराधियों की घटनाएं बढ़ी, लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि उस घटनाओं पर 24 से 48 घंटों में जो सरकार ने त्वरित कार्रवाई किया, इस पर विपक्ष चर्चा क्यों नहीं करता। दूसरी बात मैं आपसे आता हूं कि भ्रष्टाचार की बात करते हैं। हाँ। आप राजधानी कहा जाता है कि बिना पैसा दिए बिहार में कोई काम नहीं हो रहा आज की तारीख में। बीडीओ से लेकर के आप जिला में चले जाइए, कहीं भी बैठिए, आपको बिना पैसा दिए कोई काम नहीं हो रहा। अभी हम आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, ठीक है, मेरा सरकार है, मेरी सरकार है, उनके हर आरोपों को मैं सराखे पर रख के मैं आपको जवाब देने का कार्य करता हूं। अभी आप पटना से चले होंगे, पटना से यहाँ की दूरी 45 से 50 किलोमीटर होगी। जब उनकी सरकार थी तो वही जहानाबाद आने में पटना से आपको 4 घंटे लगते। आप इसके लिए आप खुद बताएंगे कि पटना से जहानाबाद में आपको 35 से 40 मिनट से ज्यादा नहीं लगी होगी। अभी आप हमारे आवास पे बैठे हुए हैं, यहाँ बिजली की देखिए, आज बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, पहले आज इसी जहानाबाद में जब आप जाके सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों को या सदर अस्पताल को देखते थे तो देखने में एक भयावह सा लगता था, जैसे किसी कब्रिस्तान या शमशान में आ गए। आज सुदूर आपको नजर आएगा सदर अस्पताल, चाहे सरकारी कोई भी संस्था दूर से नजर आएगी और वह कार्यरत नजर आएगी। तीसरी बात रही कि
सबसे बड़ी बात आज हमारे साथ आप डिबेट कर रहे हैं, आज असल मायने में स्वतंत्रता और जंगल राज से मुक्ति बिहार वासियों को अब मिला। आप जहानाबाद की उस पावन धरती पे हैं जहां की बिहार में जब नक्सलवाद चरम पे थे और लालू जी का राज था तो यह अग्रणी श्रेणी में था। यहां नक्सलवाद के चलते जहानाबाद जिले को जाना जाता था। आज इस सरकार में जहानाबाद जिले को एक कीर्तिमान स्थापित करने में जाना जाता है। यह पहचान में अंतर है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आरोप है कन्हैया कुमार का या राहुल गांधी कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उसमें कि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी दोनों मिली हुई है, क्या कहेंगे? मैं आपको एक साक्ष्य देता हूं, जब ये कहा जाता है कि दोनों एक ही जगह मीटिंग करती है, उसके बाद अलग अलग ट्वीट करती है। मैं आपको प्रमाण देता हूं, डाटाबेस बताता हूं। कांग्रेस पार्टी शुरू से ही जितने भी लोकतंत्र के जितनी भी संस्थाएं रही उस पर उन्होंने अपना प्रहार किया और अपना कब्जा रखा, और लोकतंत्र की उनकी पुरानी आदतें हैं हत्या करने की, चाहे उनके पिताजी का हो या उनके दादाजी का हो, ये आती जाती है, ये कहीं किसी से चुराया नहीं गया है। चलिए आते हैं के सुंदरम, जो कि चुनाव आयोग रहे थे 1958 से 1967 तक, उनको पद विभूषण देने का कार्य की कांग्रेस। दूसरा आते हैं नागेंद्र सिंह 1972 से 1973 तक, उनको पद भूषण देने का कार्य करती है कांग्रेस। आर.के. त्रिवेदी 1982 से 1985 से उन्हें गवर्नर बनाने का कार्य करती है। बी.एस. रमादेवी 1990 में गवर्नर बनाती है। टी.एन. शेषन 1990 से 96 कांग्रेस से चुनाव लड़ते हैं। एम.एस. गिल 1996 से 2001 तक कांग्रेस से मंत्री बनाए जाते हैं। एन गोपाला स्वामी 2006 से 2009 उनको पद विभूषण से देती है। तो मुखिया है या नौमी फेल मुखिया है, वो अपना रूप तो स्पष्ट करें कि वो जातिवाद का मुखिया है। दूसरा राहुल गांधी जी, अब वो बताए तो सही, यहाँ आते हैं यात्रा में किसी मस्जिद और मौलाने के पास जाकर अपने वोट का चुनाव करते हैं, लेकिन किसी मंदिर में जाने की उनकी हिम्मत नहीं होती है। जब लोकसभा चुनाव आता है तो कोर्ट के ऊपर से वो क्या बोलते हैं, जनेऊ पहनकर अपने आप को हिंदुत्व का ब्रांड करते हैं। कांग्रेस क्या बात करेगी सर? ये जो तथाकथित विपक्ष है ये अपने आपस में ही उलझे हुए हैं। यहाँ के लोग तो कन्हैया कुमार ऐसे लीडर जिसको अपने साथ के लेके घूमने में तेजस्वी यादव डरते हैं कि इनका क्लाइमेट आगे निकल जाएगा, हम पीछे छूट जाएंगे। पप्पू यादव जैसे व्यक्ति को साथ खड़े करने में डरते हैं। तो इनको किसी भी बाईपास तरीके से और किसी भी उलझे हुए शब्द को देकर, और बहुत जल्दी है इनको बिहार प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के लिए, लेकिन मैं आपको लिख देता हूं कि आने वाले 30 वर्षों तक कह तो रहे हैं कि इस बार सरकार बन रही है उनकी। वो तो हर बार कहते हैं, वो तो हर बार ये मुद्दा इतना हावी होने वाला है, वो लोग हर जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं एक दूसरे से, कह रहे हैं कि इस बार तो मुख्यमंत्री बन रहे हो, क्योंकि जो भी बिहार में कार्य किया गया है सिर्फ तेजस्वी यादव के कारण हुआ है। जैसे बिजली फ्री होना, 125 यूनिट, चाहे 400 से 1100 रुपये मिलना चाहिए, इतना वैकेंसी आना, कहा जा रहा है कि सारा का सारा क्रेडिट तेजस्वी यादव को जाता है। पिछले 17 महीने में 5 लाख रोजगार दिए थे। उसके बाद जिस तरीके से वो बोल रहे थे अपने मैनिफेस्टो में लाने वाले थे कि हम फ्री देंगे 200 यूनिट, उसके बाद ये सब चीज़ लाया गया। सरकार दबाव में की है, कहा तो जा रहा। मैं आपको बता देना चाहता हूं सबसे पहले कि एनडीए गठबंधन की ही एक ऐसी सरकार हो, चाहे केंद्र की हो या प्रदेश हो, जो चुनाव से पूर्व एक घोषणा पत्र लेकर आती है और चुनाव संपन्न होने के बाद अगर अपनी सरकार गठित करती है तो उस घोषणा पत्र पे वो अपना कार्य करती है। ये दबाव में किया गया क्या? तेजस्वी यादव के दबाव में सरकार? तेजस्वी क्योंकि यही बात तो बोल रहे हैं, आपसे पूछ रहा हूं। देखिए, तेजस्वी यादव जी के पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। उन्होंने अपने सत्तासीन जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने कुछ किया ही नहीं। अगर उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया होता तो माननीय नीतीश कुमार उनसे गठबंधन नहीं तोड़ते। और बिहार प्रदेश के मुखिया नीतीश कुमार जी ने खुले मन से कहा कि मैंने इनके साथ गया, लेकिन इनकी भावना दुर्भावना कभी भी कहीं से भी घटी नहीं, इसलिए मैं इन्हें छोड़कर अंततः वापस एनडीए में आया। चलिए एनडीए पर आते हैं। आप कह रहे हैं कि सरकार बन रही है? जी बिल्कुल, सरकार बन रही है। मैंने जो अपने 20 वर्षों में विकास का कार्य किया, जो मेहनत किया, इस मेहनत मजदूरी को लेकर जनता के बीच में आवाम में जाएंगे, अपने किए हुए कार्यों का उल्लेख करेंगे। कौन से कार्य बताएंगे आप? 2-4-5 कार्य में आपसे जानना चाह रहा हूँ, जिसके बदौलत सरकार बना ले, आप लोग जनता के बीच जाएंगे और जनता को बताएं कि हमने आपके लिए ये किया। जुड़ा देते हैं आपको। सबसे पहले आ जाइए सड़क कनेक्टिविटी। जब पहले की जो सरकारें थी, यहाँ इतनी रद्दी हालत थी कि बिहार राज्य का इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं था। जो हम लोग बार बार कहते हैं कितना उद्योग लगा, तो आप एक पढ़े लिखे पत्रकार हैं, इसके लिए सड़क चाहिए, बिजली चाहिए, कानून व्यवस्था चाहिए, सुविधा चाहिए। जो सुविधा एकदम से पूरी तरह से ध्वस्त थी। हमारी सरकार, एनडीए सरकार, मोदी जी हो या नीतीश जी हो, ये दोनों के द्वारा इस इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने में जितना टाइम लगा, ये सारी चीज आपको नजर आती होगी। सबसे पहले आप सड़क आ जाएं, दूसरी चीज आ जाए स्वास्थ्य में आज सरकारी जो भी व्यवस्थाएं हैं वहां जाइए, आपको 24 आवर्स टू 7 डेज
एकदम मुस्तैद मिलेंगे, डॉक्टर, दवा, इलाज, सारा कुछ। तीसरी चीज कि जितने भी आज आवास योजनाएं हैं, जो गरीब को इन लोग हमेशा जातीय उन्माद में फंसा कर रखते हैं, आज जाके प्रधानमंत्री आवास योजना का देखिए, जो विगत अभी 2 दिन पूर्व में तकरीबन 16 लाख लोगों को चाबी वितरित किया गया। चौथी चीज आ जाइए कि अब बात करते हैं कि किस चीज पर वोट देंगे। आज का युवा जो आज का युवा जो 2005 के बाद, आप जैसे युवा बात करते हैं कि आप हमें एक बात बताइए कि आप मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन करने के बाद क्या प्लान करते हैं, क्या बनने के लिए सोचते हैं आप? आपने कुछ सोचा होगा, जो भी डॉक्टर, इंजीनियर, ये सोचते हैं। यही अंतर है पहले की सरकार और अब की सरकारों में। जिस समय मैं युवा था और सरकार लालू यादव की थी, तो उस समय जब मैं मैट्रिक, इंटर पास करता था, तो हम 4-5 जने मिलकर सोचते थे कि 5 ठो कट्टा इकट्ठा करेंगे और किसी व्यापारी को गोली मार कर सुबह मीडिया वाले को कहेंगे कि इसकी जिम्मेवारी मैं लेता हूं, और दूसरे दिन से मेरे नाम पे चुंगी वसूला जाएगा। पहले की युवाओं की सोच ये थी, और आज की युवाओं की सोच यही है कि मैं मैट्रिक, इंटर करने के बाद डॉक्टर, इंजीनियर बनने का सपना देखते हैं। यही दोनों सरकारों में अंतर है।